हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हमारा नया लेसन चालू करते हैं जो कि 7वां लेसन है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था की बुक से। और इसमें 7वां लेसन किससे संबंधित है? ये लेसन संबंधित है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, जो कि पार्ट नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुत बड़ा लेसन है ये, और इसमें सबसे पहले हम जो लेंगे वो खनिज से संबंधित टॉपिक लेंगे। इस बिंदु को हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे खनिज। देखिए, पहले तो हम खनिज के बारे में बताएंगे, खनिज होता क्या है। देखिए, खनिज की एक विशेषता है, ये हम परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं इसको। एक खनिज जो होता है वो निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के साथ में, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ कह लीजिए, या हम कह सकते हैं खनिज कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ कह लीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर परिभाषा? एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के साथ। ठीक है, एक खनिज निश्चित, ठीक है, एक निश्चित मात्रा के अंदर उसमें रासायनिक स्थिति हो, आगे वासन में उसकी रासायनिक स्थिति है, और दूसरी उसकी एक कुछ भौतिक विशेषता है एवं भौतिक विशेषता कह लीजिए, गुण धर्म कह लीजिए। ठीक है, आगे वासन में एक खनिज है, उसमें निश्चित मात्रा में रासायनिक एवं भौतिक गुण मौजूद है, या उसके साथ कह लीजिए गुण धर्मों के साथ। अब खनिज कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक भी होता है। कार्बनिक जैसे कि मान लीजिए जो जलता हो, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है ना, जिसमें कार्बन मौजूद है, जैसे कोयला जलता है तो कार्बनिक हो, या फिर अकार्बनिक हो। अब अकार्बनिक के अंदर जैसे कि स्टोन पत्थर, चूना पत्थर, ये सब क्या जलते थोड़ी है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, उत्पत्ति का एक प्राकृतिक क्या है ये पदार्थ, क्या कहलाता है ये? खनिज कहलाता है। भैया, ये तो हो गई खनिज की परिभाषा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी देश में खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता प्रदान करने वाला एक मुख्य आधार माना जाता है। किसकी? भौतिक स्थिति, जैसे कि खनिज है, कहीं पर खनिज का वितरण देखा जाए तो कहीं पर वितरण बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से क्या होता है? विकसित होता है। अगर किसी क्षेत्र के अंदर खनिज नहीं पाया जाता तो औद्योगिक क्षेत्र वहां पर नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी देश में खनिज औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करता है, क्योंकि बिना खनिज के औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। यह आपको सबको पता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार की। ठीक है, ये अगला बिंदु है, अलग से डालते हैं इसको, खनिजों के प्रकार। देखिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि खनिजों के अगर हम प्रकारों को देखें तो खनिज जो होते हैं रासायनिक और भौतिक जो गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर 2 भागों में बांटे गए। कितने भागों में? 2। किस आधार पर? एक तो रासायनिक, वह एक होता है भौतिक। इनके गुण होते हैं खनिजों के, ठीक है, रासायनिक भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को
दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अब वो कौन से खनिज है? सबसे पहला खनिज जो है वो है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, ठीक है, जिसमें क्या हो? धातु। मैं लिख देता हूं धातु। और एक होता है अधात्विक खनिज, जिसमें अधातु मतलब धातु ना हो। इसमें धातु है, इसमें धातु नहीं है। इसकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। अब मैं आपको दोनों को डिवाइड करके इनकी परिभाषा और उदाहरण सहित इसको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए और पहला टॉपिक डाल लीजिए धात्विक खनिज। ठीक है, चलिए सबसे पहला बिंदु डालेंगे धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज आप जानते ही हैं जिसमें धातु के अंश पाए जाए। ठीक है, पहला डालेंगे धात्विक खनिज और लिखेंगे वे खनिज जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं। कौन सा खनिज कहलाएगा? धात्विक खनिज कहलाता है। बस इतना सा कि इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। अब धात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। यहां लिख देता हूं मैं धात्विक खनिज के प्रकार। ठीक है, धात्विक खनिज ही चल रहा है अपना, है ना। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है लोहा धात्विक और दूसरा होता है अलोह धात्विक। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें लोहा पाया जाता है और इसमें लोहा पाया नहीं जाता, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, इसको भी मैं डेफिनेशन के अंदर डाल देता हूं, परिभाषा लिख देता हूं इसकी। लोहा धात्विक, इसकी परिभाषा क्या है सुनिए। देखिए, वह खनिज जिसमें लोहे के अंश मौजूद हो, वह खनिज जिसमें लोहे के अंश मौजूद हो। ठीक है, ऐसे खनिजों को हम क्या कहेंगे? लोह धात्विक। उदाहरण के तौर पर जैसे, अब ऐसे खनिज कौन से होते हैं? एक तो खुद स्वयं लोहा हो गया, ठीक है, और एक होता है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। ये दो ऐसे खनिज है जिसके अंदर लोहे के अंश पाया जाता है। अलोह धात्विक की बात कर लेते हैं। अब साफ पता चल रहा है जिसमें लोहे का अंश ना हो। ठीक है, वह खनिज जिसमें लोहे के अंश मौजूद नहीं हो। अब जैसे कि, अब ऐसे खनिज कौन से हैं? सुनिए, ऐसे खनिज है जैसे कि तांबा होता है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, तांबा व बॉक्साइट। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आपका धात्विक खनिज कंप्लीट होता है। आप इसे उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे खनिज की। दूसरा खनिज कौन सा बताया था मैंने? अधात्विक खनिज। और मैंने इसकी परिभाषा क्या बताई थी? जिसमें धातु के अंश उपस्थित ना हो। वह खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं हो। आगे बात समझ में। अब उदाहरण के तौर पर इसको भी अधात्विक जो खनिज है, अधात्विक खनिज के प्रकार की बात कर लेते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है ईंधन खनिज। कौन सा खनिज? ईंधन खनिज। आगे बात समझ में। पहला खनिज कौन सा? ईंधन खनिज। और इस खनिज को हम बोलते हैं कार्बनिक। आगे बात समझ में। दूसरा खनिज कौन सा होता है? अन्य अधात्विक खनिज। अन्य अधात्विक खनिज। और इसमें
हम कहेंगे अकार्बनिक स्थिति पाई जाती है। मतलब इसमें तो कार्बन की स्थिति है और इसमें कार्बन की स्थिति नहीं है, ये जलता है, ये जलता नहीं है। आगे बात समझ में। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट डालेंगे ईंधन खनिज का, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक खनिज। इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसको लिए इसको कार्बनिक खनिज कहेंगे। देखिए इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक तो आता है कोयला, ठीक है, एक आता है पेट्रोलियम और एक आता है प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये तीन चीज इसमें शामिल है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा है, अन्य अधात्विक खनिज। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज शामिल है। इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है, एक का नाम सुना होगा माइका। माइका एक खनिज है, क्या है, खनिज। इसके अलावा आपका चूना पत्थर बोल दीजिए या प्रस्तर बोल दीजिए, चूना पत्थर नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक ग्रेफाइट, ठीक है। अब ये अब बताइए ये जलता है क्या, नहीं जलता, इसलिए इसको अकार्बनिक कहा गया है। पर कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, प्राकृतिक गैस जलती है, इसलिए इसको कार्बनिक कहेंगे। तो कार्बनिक अकार्बनिक में अंतर इतना सा है, उदाहरण के तौर पर बताया मैंने, ये जलते हैं, ये नहीं जलते, ग्रेफाइट नहीं जलता है। आगे बात समझ में, चूना नहीं जलता है, चूना पत्थर नहीं जलता है, माइका नहीं जलता है, तो इसमें कार्बनिक नहीं है, इसमें कार्बन की मात्रा है। आगे बात समझ में, यहां तक आप इसे उतार लीजिए। अब देखिए जो मैंने अभी टॉपिक आपको समझाए हैं, इसको 2 पैराग्राफों में भी आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं धातु के बारे में लिखूंगा, फिर अधातु के बारे में लिखूंगा, ठीक है, जैसे धात्विक और अधात्विक के बारे में। सबसे पहले मैं लिखता हूं धातु। आगे बात समझ में, धातु के स्रोत। इसी टॉपिक को जो भी मैंने पढ़ाया है ना, इसी के बारे में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको गहराई से समझने के लिए। देखिए धातु के जो स्रोत है, इसमें धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। धातु के स्रोत में धात्विक खनिज, ठीक है। अब मैं इसे पैराग्राफ में समझा रहा हूं। देखिए धातु के स्रोत में जो धात्विक खनिज है वो कौन कौन से हैं। एक लोहा अयस्क है, ठीक है, तांबा है कि नहीं है, तांबा और लोहा अयस्क। इसके अलावा आपका सोना, ठीक है, सोना इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, धातु के स्रोत में धात्विक खनिज है ये, इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। धातु के धात्विक स्रोत के अंदर लोहा और अलोह अंश वाले खनिज भी उपस्थित होते हैं, जो मैंने भी बताया आपको, ठीक है। धातु के खनिजों में लोहा व अलोह खनिज वाले अंश, या हम कह दीजिए अलोह अंश वाले खनिज उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में, धातु के जितने भी खनिज होते हैं उसमें लोहा मिलेगा, अलोह खनिज मिलेगा। मतलब ऐसा खनिज जिसमें लोहे के अंश भी है, अलोह के अंश भी है, ऐसे खनिजों को भी हम धातु वाले अंश बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। और सुनिए, लोहा स्वयं, अब देखिए लोहे के अंदर क्या, एक तो होता है लोहा अयस्क। अब लोहा अयस्क में तो क्या मिलता है, लोहा ही मिलता है, तो लोहा खनिज हो गया, ठीक है, लोहा खनिज। और अगर मैं अलोह खनिज की बात करूं, अलोह अयस्क, तो अलोह अयस्क में कौन से खनिज आते हैं, जैसे कि तांबा आता है, ठीक है ना, बॉक्साइट आता है, ठीक है, तांबा है, बॉक्साइट है, ये सारे के सारे, ये दोनों के दोनों क्या है, अलोह अयस्क है। और ये
केवल इसमें लोहा खनिज पाया जाता है। मैग्नीज भी इसका उदाहरण है, ठीक है ना, लोहा में मैग्नीज भी आ सकता है, मैग्नीज भी लिख देता हूं मैं, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपके धात्विक खनिज हो गए या धातु के स्रोत वाले धात्विक खनिज हो गए। अब मैं बात करता हूं, ये कंप्लीट है, धातु वाला कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट देखिए, अधातु वाले, ठीक है, अधातु के स्रोत में, ठीक है, अधातु के स्रोत में अधात्विक खनिज, वैसे की वैसी लाइन नीचे लिख दी मैंने, ठीक है, ये पॉइंट बना दिया मैंने यहां पे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट बनाया ना मैंने, ये वैसा के वैसा पॉइंट मैंने अधात्विक खनिज के बारे में नीचे लिख दिया। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें आता है कौन सा, जैसे कि जीवाश्म ईंधन आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल, इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि मैंने यहां पे क्या बताया था, यहां पे बताया था लोहा, तांबा, सोना इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या बताया मैंने, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अधातु जो खनिज है या अधातु के अधात्विक स्रोतों के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक अंश वाले खनिज इसमें पाए जाते हैं। इसमें देखिए कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा और अलोहा पाया जाता है। इसमें कैसे पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। दोबारा देखिए, अधातु के खनिजों में कार्बनिक व अकार्बनिक अंश वाले खनिज उपस्थित होते हैं। वही लाइन मैंने नीचे लिखी है, यहां पे क्या लिखा था मैंने, धातु के खनिजों में लोहा अलोहा अंश वाले खनिज पाए जाते हैं, जबकि यहां पर अधातु के खनिज में कार्बनिक और अकार्बनिक अंश वाले खनिज पाए जाते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में, दोनों सेम अलग अलग पॉइंट है, आगे बात समझ में, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक अंश वाले जो खनिज है उनकी विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनिक की, कार्बनिक खनिज। अब मैं बता दूं जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद हो। अब ये कैसे बनते हैं मैं बता दूं आपको, इनका निर्माण हुआ है पृथ्वी में दबे प्राणी या पौधों के जीवों से, ठीक है, मतलब कभी भविष्य पहले पुराने समय में उतल फुतल हुई थी पृथ्वी, जिससे प्राणी पौधे जो है जमीन के नीचे दब गए और दबने की वजह से ये कोयला, पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें आज प्राप्त होते हैं। लिखेंगे इसमें क्या, इन खनिजों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। इनका निर्माण पुराने काल में प्राणियों व पादपों के दबने से हुआ, ठीक है। आज यह हमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस, ठीक है, के रूप में मिलते हैं। आगे बात समझ में, इन्हें कहते हैं कार्बनिक खनिज। एक होता है अकार्बनिक खनिज। अब सीधी सी बात है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, ठीक है। इन खनिजों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। क्लियर, समझ में आ गई बात, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, ये पृथ्वी में उपस्थित होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अब्रक का, ठीक है, ये अकार्बनिक है। चूना पत्थर ये अकार्बनिक है। ग्रेफाइट ये अकार्बनिक है।
आगे बात समझ में, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर क्या होता है, ठीक है। यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक चेंज करते हैं, इसी के अंदर खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं, निश्चित विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं पॉइंटों में मैं आपको लिख देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। एक चीज तो ये कि यह किसी भी क्षेत्र में चले जाइए असमान रूप से फैले हुए होते हैं, ठीक है। खनिज किसी भी क्षेत्र में असमान रूप से क्या है, जमा है। मतलब ये नहीं है कि जो खनिज यहां मिल गया तो वहां पे भी वो मिलेगा, नहीं। दूसरी चीज, अधिक गुणवत्ता वाले जो खनिज है वो कम गुणवान वाले खनिजों की तुलना में क्या है, कम है। मतलब एक अच्छा खनिज अगर देखा जाए तो आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। लिखेंगे अधिक गुणवत्ता वाले खनिजों की मात्रा कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में क्या है, कम है। मतलब ये कि बेकार खनिज आपको ज्यादा मिलेगा, अच्छा खनिज आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। खनिज जो है समय के साथ में समाप्त हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। खनिज समय के साथ क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्लियर? क्यों हो जाते हैं ये आपको पता है। ये तीन विशेषताएं निश्चित है। खनिज असमान रूप से मिलेंगे, खनिज अच्छी गुणवत्ता वाला अगर खनिज होगा तो कम मिलेगा, और बेकार जो खनिज है वो आपको ज्यादा मिलेगा। खनिज समय के साथ में समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सुन लीजिए। खनिज के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है, और एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता। हाँ, खनिजों का विकल्प आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि आप सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन पेट्रोल एक बार उपयोग में आ गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए खनिजों का संरक्षण बहुत जरूरी है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको खनिज के बारे में बताया, ठीक है। ये खनिज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे, कहां पर किस क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, ठीक है। इसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।